विवेचना में आज जिन्ना से हाथ मिलाने वाले और पाकिस्तान के पहले हिंदू मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल का क्यों हुआ पाकिस्तान से मोह भंग। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। जोगेंद्र नाथ मंडल की कहानी तब के पूर्वी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश के बारिशाल जिले से शुरू हुई थी। ये जिला कई कवियों और राजनेताओं की सरजमी रहा है। मशहूर बंगाली कवि जीवन आनंद दास, कांग्रेस नेता अश्वनी कुमार दत्ता और 1991 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने अब्दुल रहमान बिस्वास इसी जमीन की उपज रहे हैं। मंडल ने अपना राजनीतिक जीवन बंगाल में अनुसूचित जातियों के नेता के रूप में शुरू किया था। ब्रजमोहन कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात वरिष्ठ कांग्रेस नेता अश्वनी कुमार दत्ता से हुई थी। दत्ता उस इलाके के बड़े नेता थे। मंडल ने 1937 में बाकरगंज उत्तर पूर्व क्षेत्र में दत्ता के भतीजे सरल कुमार दत्ता को हराकर बंगाल प्रांतीय असेंबली में प्रवेश किया था। वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़े थे, जिन्हें बारिशाल के दलितों और मुसलमानों का समर्थन प्राप्त था। बाद में वो बंगाल में सहकारिता ऋण मंत्री बने। उन्होंने बंगाल में अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की, जिसके राष्ट्रीय नेता बाबा साहेब अम्बेडकर थे। मंडल के प्रयासों की वजह से ही अम्बेडकर को संविधान सभा के लिए बंगाल से चुना गया था। सन 1946 में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने अम्बेडकर को बंबई से न जीतने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। तब मंडल के अनुरोध पर अम्बेडकर ने बंगाल से चुनाव लड़ा था। मंडल के मुस्लिम लीग से अच्छे संबंधों की बदौलत अम्बेडकर संविधान सभा के लिए चुन लिए गए थे। विभाजन से पूर्व जोगेंद्र नाथ मंडल का नाम पूर्वी बंगाल के सबसे बड़े दलित नेता के तौर पर लिया जाता था। सन 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान उन्होंने पूरे बंगाल में घूमकर दलितों को मुसलमानों के पक्ष में खड़ा करने की कोशिश की थी। विभाजन से पहले सन 1946 में जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी, उसमें वो मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे। स्टैनली वॉलपर्ट मोहम्मद अली जिन्ना की जीवनी जिन्ना और पाकिस्तान में लिखते हैं। जिन्ना ने वायसराय वॉवेल से मुलाकात कर पहली तेज गेंद डाल कांग्रेस को चकित कर दिया था। उन्होंने मंत्रिमंडल में अपने 5 मुसलमान नामों में एक अनुसूचित जाति के सदस्य जोगेंद्र नाथ मंडल का नाम भी पेश किया। बाद में वायसराय ने उनसे कहा, यह तो जैसे को तैसा वाली बात हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने भी राष्ट्रवादी मुसलमान को नामजद किया था, इसको उसका जवाब समझा जाएगा। मंडल उस समय बंगाल में कानून मंत्री थे। जाहिद चौधरी ने अपनी किताब पाकिस्तान की सियासी तारीख में लिखा था, जिन्ना के अंतरिम सरकार के लिए मंडल को नामजद करने के फैसले ने ब्रिटेन की लेबर सरकार में खलबली पैदा कर दी। उसको ये डर सताने लगा कि कांग्रेस को ये बहुत नागवार गुजरेगा और वो सरकार बनाने के लिए अपना हाथ खींच लेंगे। जब 15 अक्टूबर 1946 को वायसराय वॉवेल ने जिन्ना के दिए 5 नामों को राजा के अनुमोदन के लिए भेजा, तो भारतीय मामलों के मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने इसका जवाब देते हुए लिखा कि इसको राजा की अनुमति तब तक नहीं मिल सकती जब तक इन नामों को नेहरू को दिखा नहीं दिया जाता। इससे पहले राजा को इस विवाद में खींचना उचित नहीं होगा। वैसे तो मंडल संयुक्त बंगाल के पक्षधर थे, लेकिन जब 3 जून 1947 को विभाजन की घोषणा हुई तो उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन करने का फैसला किया। उनका मानना था कि दलितों की हितों की रक्षा जवाहरलाल नेहरू या गांधी के भारत से जिन्ना के कथित रूप से धर्मनिरपेक्ष पाकिस्तान में बेहतर तरीके से हो सकेगी। उनकी नज़र में दलितों और मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति एक जैसी थी।
3 जून 1947 के विभाजन के बाद ये तय किया गया कि इस बात पर जनमत संग्रह कराया जाए कि सिलहट जिला असम में रहे या पाकिस्तान को दिया जाए। अहमद सलीम अपनी किताब पाकिस्तान और अक़लियतें में लिखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से सिलहट में हिंदुओं और मुसलमानों की आबादी लगभग बराबर थी, लेकिन वहाँ बहुत बड़ी संख्या में दलित रह रहे थे जिनका वोट किसी भी पक्ष को विजयी बना सकता था। जिन्ना के निर्देश पर मंडल सिलहट पहुंचे थे और उन्होंने दलितों के बीच पाकिस्तान के पक्ष में वोट देने के लिए प्रचार किया था। नतीजा ये रहा कि सिलहट ने पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया। विभाजन के बाद सन 1947 में मंडल पाकिस्तान संविधान सभा के सदस्य बनाए गए। जिस दिन जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल की शपथ ले रहे थे, उन्होंने मंडल को उस सत्र की अध्यक्षता करने के लिए कहा। बाद में उन्हें पाकिस्तान का पहला कानून और श्रम मंत्री बनाया गया। जब पाकिस्तान की संविधान सभा में जिन्ना को कायदे आज़म का खिताब देने का प्रस्ताव रखा गया तो सभी अल्पसंख्यक सदस्यों ने इसका विरोध किया। जोगेंद्र नाथ मंडल अकेले शख्स थे जिन्होंने इसका समर्थन किया। जिन्ना की मृत्यु पर उन्होंने कहा था, भाग्य ने ऐसे समय पर कायदे आज़म को हमसे निर्दयता पूर्वक छीना है जब उनकी हमें बहुत ज़रूरत थी। मंडल ने सोचा था कि नए बने देश पाकिस्तान में दलित और मुस्लिम भाइयों की तरह रहेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दीप हल्दर और अभिषेक बिस्वास अपनी किताब बीइंग हिंदू इन बांग्लादेश में लिखते हैं, जैसे जैसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, पूर्वी पाकिस्तान में बड़ी संख्या में हिंदुओं ने भारत की तरफ कूच किया। मंडल को एक अदूरदर्शी और स्वार्थी नेता के तौर पर देखा जाने लगा। कई हलकों में पाकिस्तान की तरफ उनके झुकाव को देखते हुए उन्हें जोगन अली मौला कहकर पुकारा जाने लगा। जोगेंद्र नाथ बहुत दिनों तक मंत्री नहीं रह सके। सितंबर 1948 में जिन्ना की मृत्यु के बाद जोगेंद्र नाथ हाशिए में जाते चले गए। ऊंची जाति के अधिकतर हिंदू पूर्वी बंगाल छोड़कर भारत चले गए। सिर्फ दलित लोग ही पूर्वी पाकिस्तान में बने रहे। दलित मुस्लिम एकता की बात करते रहने के बावजूद पूर्वी पाकिस्तान के प्रशासन ने दलितों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान की नौकरशाही के ज़बरदस्त विरोध के चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया। पीर अली मोहम्मद राशिदी अपनी किताब रोदादे चमन में लिखते हैं, उस ज़माने में चौधरी मोहम्मद अली फेडरल सचिव हुआ करते थे। पता नहीं किस वजह से उन्हें ये यकीन हो चला कि मंडल असली देशभक्त नहीं है। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने कैबिनेट के गोपनीय दस्तावेज मंडल से छिपाने शुरू कर दिए। मंडल के स्वाभिमान को इससे बहुत चोट पहुंची और उन्होंने सरकार छोड़ने का मन बना लिया। सन 1950 में उन्होंने लियाकत अली खां की सरकार से त्यागपत्र दे दिया। अपने त्यागपत्र में उन्होंने लिखा, मुस्लिम लीग के साथ सहयोग करने की मेरी वजह ये थी कि बंगाल में मुसलमानों के हित अनुसूचित जातियों के हितों के समान थे। अधिकतर मुसलमान या तो किसान थे या मजदूर। अनुसूचित जाति के लोगों की भी यही स्थिति थी। दूसरे, अनुसूचित जाति के लोग और मुसलमान दोनों शैक्षिक रूप से बहुत पिछड़े हुए थे। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने जिस डायरेक्ट एक्शन डे का आयोजन किया था उसमें हजारों लोग मारे गए थे। हिंदुओं ने लीग के मंत्रिमंडल से मेरे इस्तीफे की मांग की थी, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी थी। जोगेंद्र नाथ मंडल ने अपने इस्तीफे में आगे लिखा, मैं यहाँ अपने दृढ़ विश्वास को दोहराना चाहता हूँ कि पूर्वी पाकिस्तान की सरकार अभी तक हिंदुओं को प्रांत से खदेड़ने की नीति का पालन कर रही है। आपसे हुई बातचीत में मैंने एक से अधिक बार अपने विचार आपके सामने रखे थे। मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पश्चिम पाकिस्तान से हिंदुओं को भगाने की नीति
पूरी तरह से कामयाब रही है और पूर्वी पाकिस्तान में भी ये कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। 15 सितंबर 1950 को मंडल को पश्चिम पंजाब में मरी में एक सभा की अध्यक्षता करनी थी, लेकिन उस दिन उनके पास कलकत्ता से एक तार आया जिसमें बताया गया था कि उनका बेटा बीमार है। मंडल उसको देखने कलकत्ता आए। उनका बेटा तो ठीक हो गया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान दोबारा न जाने का फैसला किया। दलित हिंदुओं के पास, जिन्होंने कांग्रेस और भारत को नजरअंदाज कर पूर्वी पाकिस्तान में रहने का फैसला किया था, उनका कोई नेता नहीं बचा था। बांग्लादेश में हिंदू अधिकारों के लिए काम करने वाले जयंत कर्माकर बताते हैं, हमारे लिए तो जोगेंद्र नाथ सबसे बड़े खलनायक थे। बांग्लादेश में इस व्यक्ति की वजह से हिंदुओं को तकलीफों में रहना पड़ रहा है। उन्होंने हमें दलित हिंदू और मुस्लिम एकता की बात कर सब्ज बाग दिखाए। विभाजन के दौरान बहुत सी ऊंची जाति के हिंदू भारत चले गए। दलित यहीं रह गए क्योंकि मंडल बड़े नेता थे और वो लोग उनकी तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रहे थे। उन्होंने हमारे लिए क्या किया? उन्होंने इस्तीफा दिया और भारत भाग गए। हम अत्याचार झेलने के लिए वहीं पड़े रह गए। वो खलनायक नहीं तो और क्या है? भारत वापसी पर भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल आए शरणार्थियों के पुनरुत्थान के लिए काम करने की कोशिश की। दीप हल्दर और अभिषेक विश्वास लिखते हैं, जोगेंद्र नाथ पश्चिम बंगाल को अपनी कर्मभूमि बनाना चाहते थे, लेकिन उनके अधिकतर दलित हिंदू समर्थकों का उन पर विश्वास उठ चुका था और उन्होंने मंडल को मसीहा के तौर पर देखना बंद कर दिया था। मंडल अपने पुराने समर्थन और प्रताप को पाने के लिए बीरभूम और 24 परगना जिलों के एक शरणार्थी कैंप से दूसरे शरणार्थी कैंप भटकते रहे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। बीरभूम के उत्तर तिलपारा शिविर में उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, कांग्रेस के नेताओं ने सत्ता के लोभ में विभाजन करवाया। उसी सभा में उन्होंने विभिन्न समाचार पत्रों में छपे अपने उन लेखों को पढ़कर सुनाया जिसमें कहा गया था कि वो हमेशा से प्रभुसत्ता संपन्न एकीकृत बंगाल के पक्ष में रहे थे, लेकिन उन पर किसी ने विश्वास नहीं किया। ये वही मंडल थे जिन्होंने जिन्ना का साथ दिया था और दलित हिंदुओं से मुसलमानों का साथ देने की अपील की थी। पश्चिम बंगाल में जोगेंद्र नाथ मंडल का राजनीतिक जीवन कांग्रेस और वामपंथी दलों के उत्थान के कारण परवान नहीं चढ़ पाया। उनको पहला धक्का 1952 में लगा जब उन्होंने बनियापुकुर बालीगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, जहां उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार पुलिन बिहारी खटिक ने हरा दिया। लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जब जिन्ना से हाथ मिलाने वाले और 1946 की ग्रेट कैलकाटा किलिंग के बाद भी वो हाथ न छोड़ने वाले जोगेंद्र नाथ ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। बंगाली अखबार जुगांतर के 3 मई 1955 के अंक में एक रिपोर्ट छपी जिसमें मंडल के हवाले से कहा गया कि उन्होंने देश और उसके लोगों की मदद करने के लिए कांग्रेस की सदस्यता ली है। उनका मानना है कि इस कारण उन्हें हिंदू शरणार्थियों का जीवन बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। जब 1957 में चुनाव की घोषणा हुई तो मंडल अपने लिए किसी विधानसभा क्षेत्र से टिकट पाने में नाकामयाब रहे। उन्होंने विधानसभा में जाने की आखिरी कोशिश 1964 में की जब उन्होंने एक निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार रमेश चंद्रा मलिक के हाथों हार का स्वाद चखना पड़ा। 5 अक्टूबर 1968 को कलकत्ता में जोगेंद्र नाथ मंडल की गुमनामी की हालत में मृत्यु हुई। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार का कोई प्रतिनिधि शोक व्यक्त करने भी नहीं आया। वो टूटे सपनों के साथ ही इस दुनिया से विदा हुए। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।